Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम एल्केन के अंतर्गत अभिविन्यास के बारे में देखेंगे कि मीथेन का ब्रोमीनीकरण किस प्रकार से संभव होता है। तो हम देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने मीथेन का क्लोरीनीकरण अभिक्रिया देखी थी। आज हम इसका सर्वप्रथम ब्रोमीनीकरण देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है क्लोरीन की भांति, वो मीथेन के अंतर्गत क्रिया करेगा तो क्या होगा, HBr बनेगा और साथ में मैथिल फ्री रेडिकल बनता है। तो मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि HBr बनने में केवल 88 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा मुक्त होती है। अतः डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा, 16 किलो कैलोरी प्रति मोल, और जबकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना है, 18 किलो कैलोरी प्रति मोल। अतः जब CH4Br फ्री रेडिकल से क्रिया करता है तो एक्टिवेशन एनर्जी 18 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करके वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, और फ्री रेडिकल से वापस उत्पाद बनता है। तो डेल्टा H का मान कितना आता है, 16 किलो कैलोरी। तो हम कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो या ऊष्मा क्षेपी हो, उसे प्रारंभ करने के लिए हमें किसके बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा एनर्जी उसको देनी पड़ती है। अतः एक सामान्य अभिक्रिया पर तो यह लागू होता है जिसमें कि कम से कम एक बंध टूटता है और एक नया बंध बनता है, लेकिन उस अभिक्रिया पर लागू नहीं होता है जिसमें कि एक बंध तो टूट रहा हो लेकिन एक नया बंध बन न रहा हो। ऐसी अभिक्रिया की एक्टिवेशन ऊर्जा एवं जो रिएक्शन एनर्जी है उसके मान क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि क्लोरीन का वियोजन निम्न प्रकार से होता है, जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल में। तो इसके लिए अभिक्रिया ऊष्मा अर्थात डेल्टा H का मान कितना होता है, +58 किलो कैलोरी, तथा इसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कितना होता है, 58 किलो कैलोरी, जिसको कि हम इस निम्न चित्र में देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाती है और किस में कन्वर्ट होता है, Cl2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डेल्टा H का मान कितना है, +58 किलो कैलोरी, जो कि सक्रियण ऊर्जा के बराबर होता है। उपयुक्त के विपरीत यदि किसी अभिक्रिया में नया बंध तो बन रहा हो लेकिन कोई बंध टूट ना रहा हो, तो भी ऐसी अभिक्रिया के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि क्लोरीन परमाणु के संयुक्त होने पर जो क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल है वह आपस में संयुक्त होकर किस में कन्वर्ट होते हैं, Cl2। तो इसके लिए अभिक्रिया ऊष्मा का मान कितना होता है, -58 किलो कैलोरी, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो सक्रियण ऊर्जा के आधार पर किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात किया जा सकता है। मीथेन व क्लोरीन मुक्त मूलक अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट कैसे हो सकता है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल CH4 से क्रिया करके HCl बनाए और साथ में मैथिल मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाए, या फिर CH4 से क्रिया करके CH3Cl बनाए और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में हो जाए। तो क्या होगा इसमें अभिक्रिया कि जो Cl है और CH3H के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, HCl बनेगा। तो यहाँ 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और HCl बनने में कितनी ऊर्जा निकल रही है, 103 किलो कैलोरी। अतः डेल्टा H का मान क्या है, 1 किलो कैलोरी, जबकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना होता है, 4 किलो कैलोरी। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड स्टेप देखें, अगर दूसरी प्रकार से संपन्न होती है तो यहाँ तो 104 किलो कैलोरी है, लेकिन CH3Cl बनने में केवल 84 किलो कैलोरी ऊर्जा ही निकल रही है, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी का मान 20 किलो कैलोरी से भी अधिक होता है। अतः पहली क्रियाविधि में केवल सक्रियण ऊर्जा का मान कितना है, एक्टिवेशन एनर्जी का 4 किलो कैलोरी। अतः इतनी ऊर्जा तो अणुओं के टक्कर से ही उन्हें प्राप्त हो जाती है और अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। किंतु जो दूसरी वाली क्रियाविधि है जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान 20 किलो कैलोरी से भी अधिक है,
जो कि अणुओं की टक्कर से उपलब्ध नहीं होता है, अतः यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी क्रियाविधि कौन सी होगी। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि CH4 है, Cl फ्री रेडिकल है, एक्टिवेशन एनर्जी 4 किलो कैलोरी प्राप्त करके ये HCl और CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ डेल्टा H का मान कितना है, 1 किलो कैलोरी होता है। यदि CH4Cl फ्री रेडिकल से क्रिया करके CH3Cl बनाता है और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान 20 किलो कैलोरी से भी अधिक आ रहा है और डेल्टा H का मान 20 किलो कैलोरी है। अतः ये वाली क्रियाविधि के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न न होकर फर्स्ट वाली क्रियाविधि के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। एक सामान्य हैलोजेनीकरण अभिक्रिया में प्रमुख पद क्या होता है कि जो एल्केन है वह क्लोरीन फ्री रेडिकल से क्रिया करके एल्किल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। अर्थात एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन ही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। विभिन्न एल्केनों से हाइड्रोजन परमाणुओं की जो निष्कासन का सुगमता का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार से होता है कि जो CH3H है मतलब मैथेन है उससे अधिक 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, उसकी तुलना में 2 डिग्री से और भी जल्दी निकलेगा और 3 डिग्री से सबसे जल्दी निकलेगा। तो ये इसकी सुगमता का बढ़ता हुआ क्रम है। इनके लिए अभिक्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा का मान निम्न सा टेबल में दिया गया है कि जो CH3 है उसमें यदि Cl अटैच होता है तो कितनी ऊर्जा एक्टिवेशन ऊर्जा की आवश्यकता होगी 4 किलो कैलोरी, और यदि ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैच होता है तो 18 किलो कैलोरी प्रति मोल एक्टिवेशन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि 1 डिग्री एल्केन के साथ एल्किल मुक्त मूलक के साथ यदि क्लोरीन अटैच होता है तो 1 किलो कैलोरी प्रति मोल की आवश्यकता होती है, जबकि ब्रोमीन फ्री रेडिकल में 13 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि वो 2 डिग्री एल्किल के साथ अटैच होता है तो 0.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा किसके लिए आवश्यकता होती है, क्लोरीन मुक्त मूलक के लिए, जबकि ब्रोमीन मुक्त मूलक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना होता है 10 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसी प्रकार से 3rd डिग्री एल्किल के लिए जो है एक्टिवेशन एनर्जी का मान 0.1 है क्लोरीन मुक्त मूलक के लिए, जबकि ब्रोमीन मुक्त मूलक के लिए इसका मान कितना होता है 7.5 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। अब हम देखेंगे एल्केनों के हैलोजनीकरण के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन के हैलोजनीकरण की अभिक्रिया को 2 कारक प्रभावित करते हैं। पहला कौन सा है, ओरिएंटेशन ऑफ फैक्टर, और दूसरा है एनर्जी फैक्टर। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अभिविन्यास कारक या ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है कि अभिक्रिया के समय क्रियाकारी अणुओं के मध्य जब टक्कर हो तो उनका अभिविन्यास इस प्रकार से होना चाहिए कि उपयुक्त परमाणुओं के मध्य आसानी से बंध बन सके। यदि क्रियाकारी अणुओं की सांद्रता अधिक होगी अर्थात गैसीय अणुओं का क्या होगा, प्रेशर उच्च होगा, तो उनके मध्य प्रभावी टक्करों के वेग बढ़ जाएगा, फलतः अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः क्रियाकारकों की उच्च सांद्रता अथवा उच्च दाब किसी अभिक्रिया का वेग भी उच्च होता है। इसी प्रकार से दूसरा फैक्टर क्या है, एनर्जी फैक्टर। अभिक्रिया के समय टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि उनकी टक्कर इतनी प्रभावी हो कि कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर तो ऊर्जा मुक्त हो। यदि क्रियाकारी अणुओं का हम क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर उच्च कर दें, तो जो उच्च ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है, फलतः क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिसको कि हम निम्न डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या कब अधिक होती है, जब टेम्परेचर अधिक किया जाता है,
और टेम्परेचर जब कम है तो इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। अतः जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो टकराने वाले अणुओं की काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा और अभिक्रिया का वेग भी उच्च हो जाएगा। अतः किसी भी एल्केनों के हैलोजन की अभिक्रिया उसका ओरिएंटेशन और एनर्जी फैक्टर पे डिपेंड करती है। अतः उच्च सांद्रता, उच्च दाब और उच्च टेम्परेचर पे अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स, संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होता है वो एक अथवा अधिक स्टेप के द्वारा संपन्न होता है। एक ही स्टेप में जो केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है जिनमें कि कोई मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनता, लेकिन क्रियाकारी अणुओं की इतनी ऊर्जा हो जाती है कि ऊर्जा के शीर्षस्थ स्तर तक वे पहुंच जाते हैं। अतः अणुओं की उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। यह अवस्था क्रियाकारक तथा उत्पाद के बीच की ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि क्रियाकारक का बंध पूर्णतः टूटा हुआ नहीं होता है और नया बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य अभिक्रिया का क्रम इस प्रकार से होता है। ये क्रियाकारक है रिएक्टेंट, जिसमें ए दूसरे रिएक्टेंट बीसी से सही दिशा में अभिविन्यासित होना चाहिए और पर्याप्त उसके पास क्या होनी चाहिए, क्रियाकारी अणुओं के पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या है, जिसमें ए बी बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं है और बी सी पूर्णतः बंध टूटा हुआ नहीं है। ये फिर किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट, जिसमें ए बी बंध बना लेते हैं और सी अलग हो जाता है। इस प्रकार से एक सामान्य अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जब तक संक्रमण अवस्था नहीं आती तब तक उत्पाद नहीं बन सकता है। चूंकि संक्रमण अवस्था में बंध टूटने व नए बंध बनने की प्रक्रिया एक साथ चल रही होती है, अतः वह उच्च ऊर्जा स्तर का होता है और इसी अवस्था में आने के लिए अणुओं को किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसी अभिक्रिया के डेल्टा एच का मान तो क्रियाकारक व उत्पाद का अंतर होता है, किंतु उसकी एक्टिवेशन ऊर्जा का मान क्रियाकारक व संक्रमण अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। जैसे कि हम निम्न डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ए किसे क्रिया कर रहा है, बीसी से, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, संक्रमण अवस्था, जिसमें कि ए बी के बीच में बंध बन रहा है और बी सी के बीच टूट रहा है। तो ये कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो जो क्रियाकरण और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया डेल्टा एच। जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उसमें क्या बनते हैं, मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं और ऊर्जा चित्र में शीर्ष में एक खड्डा सा बन जाता है और ये खड्डा जितना अधिक गहरा होगा मध्यवर्ती उतना ही स्थायी होता है। इस स्थिति में क्या होगा, दो शीर्ष बन जाएंगे अर्थात दो संक्रमण अवस्था बनेगी। एक संक्रमण अवस्था होती है क्रियाकारक से मध्यवर्ती बनने की और दूसरी संक्रमण अवस्था किसकी होती है, मध्यवर्ती से उत्पाद बनने की होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। जो क्रियाकारक है पहले किस में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट या TS2, और लास्ट में फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अंत में प्रोडक्ट में, जिसको कि हम निम्न डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके किस में कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट। ये गड्ढा जितना गहरा होता है उतना ही इंटरमीडिएट क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर ये इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी ट्रांजिशन स्टेट में, और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में। जो मध्यवर्ती सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है उसके लिए जो एक्टिवेशन ऊर्जा है वो यहाँ से मध्यवर्ती और इसके बीच की होती है। तो इस प्रकार से एक क्रियाकारक
प्रथम, फिर मध्यवर्ती, फिर द्वितीयक ट्रांजिशन स्टेट और अंत में कि प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होता है। अब हम देखेंगे संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती में क्या अंतर होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जो संक्रमण या ट्रांजिशन स्टेट होती है वो उच्चतम शीर्ष पर होती है, जबकि मध्यवर्ती क्या होती है, दो ट्रांजिशन स्टेट के मध्य के बीच में स्थित होती है। इसका मान दोनों ट्रांजिशन स्टेटों के शीर्ष की ऊर्जा से कम होता है। सेकंड है, यह एक पद वाली अभिक्रिया में उच्चतम ऊर्जा वाली वह अवस्था है कि जिसमें कुछ बंध टूटने की प्रक्रिया में होते हैं और कुछ बंध अन्य बंध बनने की प्रक्रिया में होते हैं। जबकि इंटरमीडिएट यह दो पदों वाली अभिक्रिया में बनने वाली एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें कि समस्त बंध पूर्ण अवस्था में होते हैं, जिसकी ऊर्जा उत्पाद से तो उच्च होती है लेकिन दो संक्रमण अवस्थाओं से कम होती है। ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, जबकि इंटरमीडिएट को कुछ विशेष परिस्थितियों में आइसोलेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट और मध्यवर्ती के द्वारा अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। थैंक यू।